हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर 2 का वन ऑफ द कोर पेपर दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पास्ट ईयर डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेनली ये जो पेपर है वो 2025 का पेपर है जो लास्ट ईयर आया गया था, मतलब बेसिकली जो लास्ट ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये जो पेपर है ना, थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज है, मतलब ना ही ज़्यादा टफ है ना ही ज़्यादा स्लो है, मतलब ना ही ज़्यादा, बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ, ना ही इजी है ना ही टफ है। एवरेज पेपर है। अगर आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट आता होगा तो आप आराम से 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को क्लास करने से पहले थोड़ा बता दूं। पेपर का जो पैटर्न होता है ना आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो थोड़ा सा हर साल अलग अलग होता है। अलग अलग इन द सेंस, जो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है ना, इसमें बटा हुआ होता है अलग अलग तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि 60% आपको थ्योरी पूछता है, 40% न्यूमेरिकल पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि 50-50% ऐसा होता है, तो 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल पूछता है। और कई बार ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पे 40% आपको थ्योरी एंड 60% न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये 2025 का जो पेपर है इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा पूछा गया, न्यूमेरिकल कम पूछा गया है। बट हाँ, थ्योरी जो भी पूछा गया वो भी कंसेप्चुअल बेस है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा गया है या डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस पूछे गए, नहीं। आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा, मतलब क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसके सॉल्यूशंस दे पाओगे। सो थोड़ा सा अगर मैं और इसमें डिस्कस करना चाहूँ, सो ठीक है, वेटेज की बात करते हैं थोड़ा बेसिकली, ठीक है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे। सो वेटेज कुछ इस तरीके से है आपका कि टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब मेन हेडिंग में 6 क्वेश्चंस है। और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 18 मार्क्स है। और आपको अगर 90 स्कोर करना है, अगर पूरा पेपर में आप बेसिकली अगर फुल में फुल स्कोर करना चाहते हो तो 90 नंबर आपको लाना चाहिए। और 90 स्कोर करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, ये 5 क्वेश्चंस बेसिकली मेजर पार्ट्स है। हर एक क्वेश्चंस के अंदर में कई सारे सब पार्ट्स गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 18 मार्क्स का तो है, बट इसके अंदर में कई सारे क्वेश्चंस है, ए करके, बी करके, सी करके, डी करके। और हर एक एक मान लेते ए है 5 नंबर का, बी है 5 नंबर का, सी है 2 नंबर का, फिर डी है मान लेते हैं 5 नंबर का। तो कुछ इस तरीके से सबको मिलाकर तब जाके ये 18 मार्क्स बना हुआ है। सो कहने का मतलब आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग पार्ट्स के कई सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए। सो अच्छा, मैं ना पहले क्या करता था, पहले नॉर्मली थ्योरेटिकल पेपर में जो थ्योरी क्वेश्चंस होते थे उसको मैं नहीं करवाता था, मेनली न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं सॉल्व करके देता था। बट इस साल मैंने क्या किया है कि थ्योरी को भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, मतलब आप थ्योरी क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए उसमें क्या आपको आंसर करना है, क्या लिखना है, ये भी मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मतलब मैंने पहले से सॉल्यूशन बना लिया, सो दैट कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप जितना अपने टाइम को चैनलाइज कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। सो मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है, आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा तब जब आपको कंसेप्ट आता हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन और कौन कौन से क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है ये मैं बताऊंगा। बाकी वो कंसेप्ट क्या है, कैसे है, वो तो आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा। जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो अच्छे से आता ही होगा। साथ साथ में जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा है उनको भी आना चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि पास्ट ईयर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इट मीन्स आपको सिलेबस तो आना चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है वो टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले ए पार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट, मतलब एक से ज्यादा पार्ट्स तो है। तो ए पार्ट देखते हैं, 9 मार्क्स में पूछा गया है और ये एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है। बट जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। क्या पूछा गया देखिएगा। कहता है डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द किनेसियन अप्रोच, जो आपने यूनिट नंबर 3 एंड 4 के क्रॉसपॉन्ड में पढ़ा होगा। तो उसमें आपको क्या बताना है कि क्लासिकल एंड किनेसियन के बीच में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट। उसके बाद बोला व्हाट इज द यूनिफाइड अप्रोच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिफाइड मतलब जहां पे आप इन दोनों को क्लब करके पढ़ते हो, मॉडर्न, बेसिकली मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात बेसिकली मैं कर रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं यूनिफाइड अप्रोच। ओके। जैसा कि आपने जब बेसिक किया होगा, मतलब जब आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि क्लासिकल के अंदर में जो चीजें होती है और जो किनेशियन के अंदर में जो चीजें होती है वो थोड़ा सा रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफर करता है। मतलब एक जगह चीजें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। एक जगह चीजें क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड इन द सेंस की मतलब जब आप किनेशियन की बात करोगे तो वहां पे चीजें थोड़ा रिजिड होता है वहां पे, क्योंकि जब आप लेबर मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आओगे तो वहां पे लेबर के वेज को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां पे लेबर की यूनियंस वगैरह भी बनते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो एक जगह पे चीजें रिजिड होती है और एक जगह पे चीजें फ्लेक्सिबल होती है। तो क्लासिकल में चीजें फ्लेक्सिबल होती है, किनीशियन में रिजिड होती है। इसी चीज को बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ध्यान से देखिएगा मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है।
The classical and Keynesian approach differ mainly in their views on wage and price adjustment. सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल का. The classical approach believes that wage and price are fully flexible, which ensures that all markets, including the labor market, clear automatically. यहाँ पे automatically basically adjustment हो जाता है. In this framework, the real wage adjust to equate labor demand and labor supply. जो real wage होता है, आप labor demand and labor supply को equate करके आराम से निकाल सकते हो. एंड एनी अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस इज ओनली अ टेम्पररी, क्योंकि वो फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज विल फॉल, तो वेज को हम लोग फॉल कर देंगे. और जैसे ही वेज को फॉल करोगे तो लेबर की फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड प्राइसेस एंड इंक्रीज द सॉरी नॉट सप्लाई सॉरी डिमांड बढ़ जाएगी. मेनली क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में मेरे को जितना लेबर चाहिए उससे ज्यादा लेबर अवेलेबल हो, तो सप्लाई पहले से बढ़ी हुई है लेकिन मेरे को कम ही चाहिए. तो बेसिकली मैं एक फर्म हूं, मैंने कम लेबर डिमांड किया लेकिन काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो इसी केस में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है. तो अगर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, वेज को फॉल कर देंगे. अगर वेज फॉल होगा तो कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस होगा, और कॉस्ट अगर रिड्यूस होगा तो जो मैं डिमांड कर रहा हूँ लेबर को अपनी कंपनी के लिए, मैं ज्यादा डिमांड करूंगा. और जैसे ही आप डिमांड को बढ़ाओगे तो फिर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट थी वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रीस्टोर हो जाएगी, जो आपने बेसिक पढ़ा होगा. Thus, the economy is self-correcting and always operate at full employment level of output. ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अब खुद को करेक्ट कर लेता है. मनी इज ए कंसिडर्ड न्यूट्रल, अफेक्टिंग ओनली द प्राइस एंड नॉट रियल वेरिएबल लाइक आउटपुट. यहाँ पे मनी जो एक तरीके से न्यूट्रल की तरह काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस को भले अफेक्ट कर सकता है, मतलब नॉमिनल टर्म्स को अफेक्ट करता है, बट रियल टर्म को, रियल आउटपुट को ये अफेक्ट नहीं करता. सो ये था क्लासिकल. अब कहता है किनीशियन क्या कहता है. On the other hand, Keynesian approach argues that wage and price are sticky, especially downward, due to factors like labor contracts, unions, wage do not fall easily. इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे थोड़ी चीजें जो है स्टिकी होती है, मतलब रिजिड होता है. So as a result, when aggregate demand fall, output and employment decreases instead of wage adjusting. This leads to involuntary unemployment and under unemployment equilibrium. Therefore, the economy does not automatically return to the full employment and government intervention become necessary. तब जाके यहाँ पे, मतलब जब तक यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं लागू होगी तब तक दोबारा से आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे आना थोड़ा मुश्किल होता है. अब ध्यान से देखिएगा, कहता है यूनिफाइड क्या होता है, यूनिफाइड मॉडर्न अप्रोच. यूनिफाइड मॉडर्न अप्रोच बेसिकली इन दोनों का क्लब किया गया है, कंबाइन बोथ क्लासिकल एंड केनीसियन व्यू by distinguish between the short run and the long run. In the short run, wage and price are rigid, so output and employment are determined by the aggregate demand, which can lead to unemployment as explained by the Keynes. Or however, in the long run, wage and price become flexible and market adjust and the economy return to the full employment as suggested by the classical theory. Thus, the modern approach, basically जिसको unified approach आप कहते हो, that economy behaves Keynes in short run and classical in long run. सो मेनली 9 मार्क्स में अगर आप इतना लिखते हो, जो कि मैंने बहुत सिंपल वे में सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, सो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे. होपफुली आपको 9 में 9 मार्क्स मिल जाएंगे. अच्छा, क्या जरूरी है कि ऐसा ही लिखना, नहीं, ये मैंने अपने तरीके से लिखा. आप इसी चीज को आप अपने तरीके से भी, जो आपने जिस तरीके से पढ़ा होगा, जिस तरीके से नोट्स आपने बनाया होगा, वैसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो मेनली आपको कुछ चीजें का ध्यान देखना होगा. कीवर्ड क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो किनीशियन में थोड़ा रिजिडिटी होता है और क्लासिकल में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. क्लासिकल में ऑटोमेटिकली मार्केट एडजस्ट हो जाती है, किनीशियन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, पॉलिसी की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी. और मॉडर्न अप्रोच के अंदर में दोनों का कंबाइन होता है, जिसके अंदर में शॉर्ट रन में किनीशियन का पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है एंड लॉन्ग रन में क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट 9 मार्क्स का. ठीक है. सो बेसिकली यूनिट नंबर 3 और 4 का पार्ट है. तो देख लो, यूनिट नंबर 3 और 4 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा गया है. अब आगे देखते क्या गया है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, और ये देखो बी का 1 का बी में फिर से पहला पार्ट ऐसा है, मतलब 1 का बी डायरेक्टली नहीं, 1 का बी का फिर एक पहला पार्ट है ऐसा कुछ, जो कि 3 मार्क्स से पूछा गया है. सो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो 18 मार्क्स का टोटल होना चाहिए, तो एक तो क्वेश्चन 9 का था और उसका दूसरा पार्ट था 3 मार्क्स का. देखते क्या इसमें पूछा गया. कहता फॉलोइंग फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट दी प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग. तो एक तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको भी कुछ डेटा गिवन है, आपको बोला गया कि आप प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग कैलकुलेट करो. ठीक है. अच्छा, जिसमें कि आपको जीडीपी दे रखा है, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड दे रखा है. ओके, सो बेसिकली नेट फैक्टर पेमेंट और इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐसा आप कह सकते हो. कंजम्पशन दे रखा है, गवर्नमेंट परचेज दे रखा है, मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर दे रखी है. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेप्ट. ओके, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट अपने डेप्ट का इंटरेस्ट पे करेगी वो दे रखा है. टैक्सेस दे रखा है एंड ट्रांसफर दे रखा है. आपको क्या बोला गया, प्राइवेट सेविंग निकालो और गवर्नमेंट सेविंग निकालो.
प्राइवेट सेविंग बेसिकली मतलब प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब प्राइवेट कंज्यूमर या प्राइवेट इंडिविजुअल का सेविंग निकालो। सो अगर मैं मान लेता हूँ मैं अपने सेविंग की बात करूँ, तो मेरी सेविंग मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास अपना प्राइवेट इनकम आए। प्राइवेट इनकम में से प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम की मैं बात करता हूँ, पहले मैं डिस्पोजेबल इनकम निकालूंगा, फिर उस डिस्पोजेबल इनकम में से मैं अपने कंजम्पशन को हटाऊंगा, तब जाके जो बचेगा वो मैं सेव करूंगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने सीखा होगा। मतलब अब मैं सेविंग क्या करूंगा, मैं अपने इनकम में से वो इनकम जो कि मैं अच्छे तरीके से यूज कर सकूं, जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो मैं अपने डिस्पोजेबल इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं, तो जो बचा हुआ पैसा है मैं उसको सेव कर सकता हूं। तो पहले मेरे को डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखते क्या सब हो रहा है। सबसे पहले जीडीपी हमारे पास गिवन है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है, तो इससे मैं जीएनपी मतलब कि प्रॉपर जो इनकम होगी हमारी इकोनॉमी की, नेशनल इनकम, वो निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, जीएनपी निकाला। कैसे? तो जीडीपी में जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दूंगा, मतलब डोमेस्टिक वाले से, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए मेरे को बाहर से जो इनकम आ रहा है उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो जब मैं जीडीपी में एनएफपी को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जीएनपी आ जाएगा। तो जीडीपी गिवन है मेरे पास 8,000, एंड जो नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड है वो -100 है। -100 का मतलब इसी क्या मतलब है कि हम लोगों ने ज्यादा पे कर दिया होगा और बाहर से पैसा कम आया होगा, कुछ इस तरीके से मतलब है। सो वो -100 है। तो देखा जाए तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 7900 इज योर जीएनपी, मतलब नॉर्मल जो इनकम है हमारी इकोनॉमी की वो निकल चुकी है। अब जाके मेरे को प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। तो ये तो मेरे पास नॉर्मल इनकम है। अब इस इनकम में से जो टैक्सेस, ट्रांसफर, ये सब आगे पीछे होगा, उन सबको हटा देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ पर्सन, अगर मेरे को कोई सैलरी मिलती है, मैं आपको एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। अगर मान लेते मेरे को कोई सैलरी मिलती है, मान लेते महीने के 1 तारीख को मेरे पास सैलरी आया है, तो अब उस सैलरी में मैंने कोई ईएमआई वगैरह ली है तो उसका लोन पहले कट जाएगा। गवर्नमेंट को जो मेरे को टैक्स देना है 30%, वो टैक्स पहले से हट जाएगा। कुछ अगर मेरे को रिबेट या ट्रांसफर मिला है तो वो ऐड हो जाएगा। तो इन सब चीजों को होने के बाद जो बचा हुआ इनकम होगा ना, वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। अब मैं उसमें से कंजम्पशन करूंगा तब जाके सेविंग होगी। ऐसा ही आपने सीखा होगा, तो वही चीज मैंने आपको बस रिकॉल कराया। सो कहने का मतलब ये है, ये डिस्पोजेबल इनकम था। कैसे निकालते हैं, तो जो मेरे पास नॉर्मल इनकम आया है, जो बेसिकली जीएनपी आया है, उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे, जो टैक्स लगेगा। ट्रांसफर जो मिलता है उसको ऐड कर देंगे, और जो गवर्नमेंट डेप्ट जो ली थी उस पर जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया है वो भी तो हमारा इनकम में ही ऐड होगा, तो इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट पे कर रही है। सो डिस्पोजेबल इनकम कैसे होगा, तो जीएनपी में से टैक्स हटाएंगे, ट्रांसफर ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रेट को ऐड करेंगे। सारी वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करोगे तो आपके पास प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम ये आता है। अब प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में से जब मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास बचा हुआ पैसा था उसमें से अपने कंजम्पशन को जब मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास प्राइवेट सेविंग आ जाएगी। तो जो बेसिकली हम लोग कितना सेविंग करेंगे वो है 4050 रुपीज। कहता है गवर्नमेंट की सेविंग कैसे निकालेंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू में से गवर्नमेंट के खर्च को बाहर कर दो तो सेविंग आ जाएगी। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक तो टैक्सेस से आएगा, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी। आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर निकालो, तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है, मतलब गवर्नमेंट जो अपना परचेज कर रखा है, ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर है 1500 का, तो पहले तो वो माइनस कर दो। फिर गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पे कर रही है उसको माइनस कर दो, जो अपने डेप्ट पे इंटरेस्ट पे कर रही है उसको माइनस कर दो। तो टैक्स में से बाकी सबके, मतलब एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू में से उनके खर्च को माइनस कर देते हो, तो जो बचता है एक तरीके से गवर्नमेंट का क्या है, सेविंग है। तो यहाँ पे -150 बचा है, मीन गवर्नमेंट सेविंग नहीं कर पा रही है, नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर है? तो 3 मार्क्स के लिए बस आपको नॉर्मली कंसेप्ट आना चाहिए था, फॉर्मूला पुट करना है, आपको आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो अभी तक देखा जाए तो एक ही न्यूमेरिकल 3 नंबर का पूछा गया है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 के बी का ही सेकेंड पार्ट करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे ही है और उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। और ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। सबसे पहले पूछा क्या डज द प्राइस इंडेक्स हेल्प टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल यस, इन्फ्लेशन रेट आप प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में निकालते हो। कहता विद द हेल्प ऑफ डेटा, आई थिंक इसमें यस, मतलब ये वाला पार्ट का आप आंसर कर देना, यस आप इसको यूज कर सकते हो। सो आगे बोला विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना है 2014, 2000 से 14, मतलब 2014 से लेके 2016 ईयर तक का। आपको 14, 15, 16 3 साल का इन्फ्लेशन निकालना है, और 2013 को एज अ बेस ईयर लेना है। मतलब जब आप बेसिकली जब आप 2014 का, मतलब 2014 का जब आप निकालोगे इन्फ्लेशन, तो ऑन दैट टाइम आपको 2013 का जो प्राइस होगा उसको एज अ बेस लेना है। तो ये बेसिकली आपको बोला गया है, ठीक है। और आपको इस तरीके से डेटा गिवन था कि 13, 14, 15, 16 में जो सीपीआई था वो क्या था, एक तरीके से प्राइस लेवल जो था किसी भी बास्केट का वो क्या था, वो गिवन था। अब कहते हैं इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं, इन्फ्लेशन क्या निकालते हैं कि आज जो प्राइस है, पिछले साल जो प्राइस था अपॉन में पिछले साल का प्राइस,
ये इससे इन्फ्लेशन आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको याद हो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या होता है, पीटी माइनस में पीटी माइनस वन होल अपॉन में पीटी माइनस वन। क्लियर है? चलिए, सो दिस इज दी बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इन्फ्लेशन फ्रॉम सीपीआई। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2014 के इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो 2014 के इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस रखेंगे 2014 का 61.5। अब माइनस में उससे पहले साल का प्राइस, मतलब 2013 का प्राइस दैट इज 60, और हॉल अपॉन में पहले साल वाला प्राइस 60, इंटू में 100 करेंगे, कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आ रहा है इट मीन्स कि 2.5% इन्फ्लेशन आया। मतलब कि 2013 में किसी भी बास्केट का प्राइस 60 था और 2014 में 61.5 आया हो गया है, तो प्राइस बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशन आया कितने से, 2.5% से। सिमिलरली जब मैं 2014 के लिए निकालूंगा, तो अब मेरे पास 2014 में 2014 सॉरी 15 का निकाल रहा हूँ, सॉरी। अगर मैं 2015 के लिए निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 2015 का प्राइस, अब माइनस करूंगा इससे जस्ट पहले वाले ईयर का प्राइस दैट इज 2014 का प्राइस, और होल अपॉन में 2014 का प्राइस। तो वही मैंने किया है, देखो 65 माइनस में 61.5 अपॉन में 61.5। 65 था 2015 का प्राइस, 61.5 था 2014 का प्राइस। अब इसको इस फॉर्मूला पे पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरे पास ये इस तरीके से 5.69% इन्फ्लेशन आया है। सिमिलरली 2016 का भी सेम फॉर्मूला को यूज करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आपको ये आता हो, आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखा जाए तो 9 3 12 3 15 टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है। अब आगे देखते हैं। सो 15 नहीं, 3 3 6, अच्छा 9 6 15, 15 18 होना चाहिए आई थिंक। सो वन का बी तो माइट भी, या तो मैंने एक क्वेश्चन कुछ इधर उधर कर दिया होगा, या तो मैंने एक मार्किंग यहाँ पे कुछ गलत लिखा होगा। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी देख लेना, मिल जाएगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने, मतलब साथ में क्वेश्चन यहीं पे लिख दिया सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। सबसे पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए का पहला पार्ट में 6 मार्क्स में क्या पूछा गया है, बोला इन क्लासिकल थ्योरी व्हाट आर दी फैक्टर दैट डू नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी के अंदर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट नहीं डालते थे। तो नॉर्मली क्या बात करते हैं, नॉमिनल टर्म्स में जो मनी वगैरह था वो इम्पैक्ट नहीं डालता था। डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज आता था तो वो भी इम्पैक्ट नहीं डालता था। और गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग वगैरह भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। देखते हैं कैसे, ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। कहता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय ओनली बाय द रियल फैक्टर। सच है, जैसे कि आपने याद करो, आप वेज को भी रियल में कन्वर्ट करते थे, हर चीज को रियल में क्रॉस करके तब आप निकालते थे। सच एज लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर मेनी डिमांड साइड एंड नॉमिनल फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द आउटपुट। जिसमें कि पहला क्या है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। एनी चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मनी in circulation leads to proportional change in the nominal price level and nominal wage, but they do not change the price real wage or the real output। ठीक है, because the labor market always clear at full employment, increase in the money supply simply shift the aggregate demand curve upward along the vertical aggregate supply curve। क्लियर है? कुछ इस तरीके सप्लाई कर्व आप बनाते थे। तो इससे क्या होगा कि आपके मनी सप्लाई से भी किसी भी तरीके का रियल आउटपुट, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्लासिकल थ्योरी के अंदर में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ एनी शिफ्ट इन एडी विल ओनली अफेक्ट द प्राइस लेवल सिंस वेज एंड प्राइस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल द इकोनॉमी स्टेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ डिमांड। और तीसरा में लिखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन इट ऑल्सो डू नॉट affect output since any increase in government spending reduces the private spending। एक तरीके से क्राउडिंग आउट कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। सो मेनली आप इतना लिखते हो ना तो आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कुछ चीज रिमूव रिमूव करके अपनी कोई लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना। आपको जो, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी सॉल्यूशंस की पीडीएफ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं मिलती तो आप मेरे को टेक्स्ट करके मैसेज करके भी सॉल्यूशन ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हो चुका है, ए का 1 पार्ट मेनली 6 मार्क्स का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सेकेंड पार्ट करते हैं। सो अगेन फिर हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करना, यूनिट नंबर 3 एंड 4 से एक तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर अगेन ये 6 मार्क्स का वहीं से है। तो 9 6 15 मार्क्स का क्वेश्चन अब तक में पूछा गया यूनिट नंबर 3 एंड 4 से। आप देखते हैं आगे।
और ये क्वेश्चन भी यूनिट नंबर 3 और 4 का ही है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है आपको, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल मल्टीप्लायर ये सब निकालना है, तो 6 नंबर और आप ऐड करो, 21 मार्क्स। मतलब ये नंबर आप इसलिए ऐड करो कि आपको ये आइडिया हो सके कि आपको कौन से यूनिट पे कितना ज्यादा फोकस करना है, सो डेट कि आप अच्छा स्कोर कर सको। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कहता सपोज दैट इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन, आपको ये दर का, आप सभी को पता है कंजम्पशन फंक्शन में ये जो 100 है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये एमपीसी है, और वाईडी इज नथिंग बट डिस्पोजेबल इनकम। आई मतलब 70 इट मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जी बराबर 200 मतलब कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टी आर टेंड्स फॉर ट्रांसफर, एंड स्मॉल टी इज द टैक्स रेट, प्रोपोर्शनेट टैक्स रेट। सबसे पहले पार्ट बोला कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन दिस मॉडल, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर आपको निकालना है। सेकेंड पार्ट में बोला कि बजट सरप्लस निकालो, और थर्ड पार्ट में बोला कि अगर न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड ओके, सो व्हाट विल बी दी न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द न्यू मल्टीप्लायर इफ टी, मतलब कि जो प्रोपोर्शनेट टैक्स है वो चेंज हो जाए 20% से 25%, तो क्या होगा। क्लियर। चलिए, सो मेरे पास कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, ट्रांसफर था, प्रोपोर्शनेट टैक्स था। आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू में ए बार अपॉन में सी प्राइम वन माइनस टैक्स रेट, वेयर ए बार इज दी ऑटोनॉमस कंपोनेंट, जिसके अंदर में 5 कंपोनेंट होते थे, क्या सब, सी बार, आई बार, जी बार, प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर, माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस। क्लियर, रिकॉल हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन भी कर दिया कि y बराबर ए बार मेरा ये है ये। अच्छा, कोई बच्चा ये चाहे कि सर मैं डायरेक्टली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाला फॉर्मूला यूज ना करके प्रॉपर मैं सॉल्व करूंगा, मतलब पहले मैं ए ही निकालूंगा सी प्लस आई प्लस जी करके, फिर एग्रीगेट आउटपुट बराबर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वेट करूंगा, तब सॉल्व करूंगा, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैक्स श्योर की पेपर में टाइम आपको कम रहता है, तो आप जितना मतलब सही तरीके से निकलने की कोशिश करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। चलिए, सो मेरे पास ये आ गया, अब इन सभी की मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अच्छा, सी बार का 100 कहाँ से आया, ये कंजम्पशन फंक्शन से, कंजम्पशन फंक्शन का जो 100 है ये सी बार ही गिवन है। ओके, सो मैंने ये सारी वैल्यू पुट, यहाँ पे सी प्राइम है 0.8, 150 मतलब ट्रांसफर, एंड 0.8। अच्छा, लमसम टैक्सेस हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे जीरो। क्लियर है, गिवन रहता तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, गिवन नहीं था तो अज्यूम टू बी जीरो। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया इनकम लेवल, दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। आप वैल्यू सारी पुट कर दो, आपके पास मल्टीप्लायर आ जाएगा। अब बात करते हैं बजट सरप्लस का। आप सभी को पता है बजट सरप्लस कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे आएगी, तो लमसम टैक्स से एंड प्रोपोर्शनेट टैक्स से। अच्छा, कई सारे बुक में लमसम टैक्स नहीं दिया होता है, बट अभी आप इंक्लूड करके चलो, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन में टी बार भी दे दे, तो ऑन द टाइम आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। सो मेन मैं एक तरीके से जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सो लमसम टैक्स प्लस में प्रोपोर्शनेट टैक्स, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होगी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर, इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। सो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को जब माइनस करोगे तो जो भी होगा वो आपका बजट सरप्लस डिसाइड करेगा। सो मेरे पास लमसम टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो अज्यूम टू बी जीरो। टैक्स रेट था 0.2, इनकम लेवल मेरे पास अभी आया था 1361, वही मैंने पुट कर दिया। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था 200, ट्रांसफर था 150, सॉल्व किया, मेरे पास माइनस में आया, इट मींस इट इंडिकेट बजट डेफिसिट, तो ये आपके पास बजट सरप्लस आ गया। मतलब बजट सरप्लस का वैल्यू है जो कि बजट डेफिसिट को शो कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो बजट सरप्लस होता, ये अगर इक्वल टू जीरो आता तो बैलेंस्ड बजट होता, अगर नेगेटिव आया है तो मतलब बजट डेफिसिट हुआ है। चलिए, अब आते हैं सी पार्ट में। बोला था अगर आपका टैक्स रेट जो है वो 0.20 से 0.25 हो जाए, मतलब इससे चेंज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर में क्या चेंज आएगा। तो मैंने नॉर्मली अल्फा जी पे क्या किया, जो फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस सी इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट, तो टैक्स रेट की जगह पे 0.25 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। और जैसे मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार किसके बराबर होता है, अल्फा जी के बराबर होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया, तो मैंने लिखा कि जो चेंज इन वाई होगा, मतलब जो न्यू इनकम आएगा ना, वो न्यू अल्फा जी इंटू में ए बार होगा। इस तरीके से मेरे पास न्यू इनकम आ चुका है। क्लियर। तो ओके, अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, मतलब इस वाले फॉर्मूला से पहले चेंज इन इनकम निकाल सकते हो, मतलब चेंज इन इनकम चेंज इन ए बार अपॉन इक्वल टू अल्फा जी होता है। तो पहले चेंज इन वाई निकाल लेना, अल्फा जी इंटू में चेंज इन ए बार, तो इससे आपके पास इनकम में जो चेंज आएगा वो निकल जाएगा। अब ये इनकम में जो चेंज आया है और जो ओल्ड इनकम है, इसमें ये चेंज को ऐड कर दोगे तो ये आपके पास नया इनकम आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आपके पास नया मल्टीप्लायर आ गया। अच्छा, नया ए बार यहाँ निकाल लेना। अच्छा, यहाँ पे ना ए बार नया मैंने निकाला, मतलब मैंने ये वाला इफेक्ट ना लगाकर मैंने कुछ और किया, क्या किया, न्यू अल्फा जी से मल्टीप्लाई कर दिया ए बार को। देखो कैसे,
अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले इक्विलिब्रियम लेवल इनकम वाले फॉर्मूला को, तो ये क्या है, वाई बराबर अल्फा जी इंटू में ए बार, यही तो है। 1 अपॉन में 1 - c प्राइम 1 - टैक्स रेट, दिस इज योर अल्फा जी इंटू में ए बार। क्लियर है, यही फॉर्म चीजें हैं। तो मैंने क्या किया, न्यू इनकम निकालने के लिए न्यू अल्फा जी से न्यू ए बार को कर दिया। मतलब ये वाला जो ए बार है ना, इसमें देखो क्या करोगे आप, 490। अच्छा, ए बार के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो पुराना वाला ए बार और नया वाला ए बार तो सेम ही रहेगा, तो सेम ही था बेसिकली। तो मैंने डायरेक्टली ये यूज करके कंसेप्ट आपका न्यू इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लिया। आप मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो एक तरीके से मैंने डायरेक्टली क्या किया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंडीशन का जो फॉर्मूला होता था मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी आई होप आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आई होप आप आराम से क्लियर होगा। सो आई थिंक ये कितने नंबर में था क्वेश्चन, 6 मार्क्स में था एंड इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी का पहला पार्ट कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए का 2 पार्ट कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी का कुछ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको बोला कि सपोज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कि एक आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आउटपुट आता है उसकी वैल्यू गिवन है, और एक्चुअल आउटपुट गिवन है। तो एक्चुअल आउटपुट मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं है, वो दूसरा वाला है, और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ये है, ठीक है। गवर्नमेंट परचेज गिवन है आपको, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर गिवन है आपको, ट्रांसफर गिवन है आपको, एंड टैक्सेस गिवन है आपको। टैक्सेस कहने का मतलब 0.2 इंटू में वाई, एक तरीके से क्या है, 0.2 इज दी प्रपोर्शनेट टैक्स। इसको जब इनकम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक अमाउंट निकल जाएगा टैक्स का, एक्चुअल अमाउंट। तो टैक्स का कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। सबसे पहले बोला कंप्यूट करो एक्चुअल बजट सरप्लस, तो मतलब एक्चुअल जब बजट सरप्लस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे मैं एक्चुअल इनकम का यूज करूंगा। फॉर्मूला बस वही रहेगा क्या, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू माइनस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब टी बार प्लस में टी टाइम्स ऑफ वाई माइनस में जी माइनस में ट्रांसफर। यही तो फॉर्मूला होता है किसका, बजट सरप्लस का। तो फॉर्मूला यही रहेगा। बट अगर मैं एक्चुअल निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे एक्चुअल इनकम का यूज करूंगा, और अगर मेरे को फुल एम्प्लॉयमेंट निकालना है तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को यूज करूंगा। क्लियर है। तो एक्चुअल बजट सरप्लस से सबसे पहले मैं टैक्स का अमाउंट निकाल रहा हूँ, तो टैक्स का अमाउंट क्या था, 0.2 इंटू में वाई, और यहाँ पे मैं कौन सा वाई लूंगा, एक्चुअल वाई लूंगा, एक्चुअल इनकम जो कि क्या है 1100। 1100 से मैंने क्या किया है, एक्चुअल वाई के कॉरस्पॉन्ड में टैक्स निकाला। फिर बजट सरप्लस वाले फॉर्मूला पे मैंने फॉर्मूला को पुट किया, मेरे को सॉल्व किया तो मेरे पास ये जीरो आया। जीरो आया इट मीन बैलेंस बजट है। क्लियर है। आप कहता है फुल इंप्लॉयमेंट बजट सरप्लस निकालो, तो फुल इंप्लॉयमेंट बजट सरप्लस के लिए सबसे पहले टैक्स निकालेंगे एट वाई स्टार, मतलब फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम वाला, जो कि ये है। तो इस वाली वैल्यूज को आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, डेट इज 200। सॉल्व करोगे मतलब बजट सरप्लस वाले इक्वेशन पे पुट करोगे, और पुट करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया नेगेटिव में। नेगेटिव में आया इट मीन्स कि यहाँ पे बजट में डेफिसिट है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। क्लियर, चलिए। सो ये कितने नंबर में था, 2 नंबर में था, और 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, मतलब इतना ही करना है आपको। आई थिंक फॉर्मूला पुट करके निकाल देना है। मतलब कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे, ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते, और लास्ट लास्ट में 1 2 दिन में कुछ फॉर्मूला वगैरह देख के जाते हैं, तो उनके लिए एक आध क्वेश्चन दे दिया गया था कि आप भी थोड़ा खुश हो जाओ, आपको भी लगे कुछ लिख कर आप आए हो। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए देखा जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के बी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, 4 मार्क्स में। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बीबीएम को एक्सप्लेन करो। वही सिंपल सा बात है, बीबीएम क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, और पूरा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग हो रहा है, मतलब जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो पूरा का पूरा खर्चा फाइनेंस करेगी किससे, आपसे टैक्स लेकर, बाय इम्पोजिंग द टैक्स। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेयर एंटायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय इम्पोजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ लम्प सम टैक्सेस। सो बीबीएम का फॉर्मूला ये होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है वो भी देखते हैं। अच्छा, इट इज अज्यूम दैट, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको अजम्पशन याद हो, आप क्या अज्यूम करते थे कि जो टैक्स और इंपोर्ट्स होगा आर नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम। जहां पे इंपोर्ट्स फिलहाल के लिए तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काम नहीं आएगा, बट सेमेस्टर 4 में जब जाओगे तो वहां पे आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, बट जो बेसिक चीज है वो तो मेंशन करना ही है। सो इट अज्यूम दैट कि टैक्स और इंपोर्ट्स जो है वो इनकम का फंक्शन नहीं है। आगे कहता है वैल्यू ऑफ बीबीएम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अब क्यों होता है, कहता है दिस हैपेंस बिकॉज द डायरेक्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से जो आपका इंपैक्ट आता है डिमांड में, while the increase in taxes reduces the consumption only partially। कहने का मतलब क्या है,
मतलब आप ये सुन समझते थे कि जब जी बढ़ा तो इनकम बढ़ा, और जी जो बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ा था, तो टैक्स के बढ़ने से इनकम कम होगा, तो ये तो नेट चेंज जीरो होना चाहिए। बट जीरो ना होके जितना से जी बढ़ता था वाई भी उतने से बढ़ता था, तभी जाके आप बोलते थे ये इक्वल टू वन है। तो ये कैसे होता था? ये कहता था जी के बढ़ने से जो इनकम में इंक्रीमेंट आया है, ये जो आया था, और टी के बढ़ने से जो इंक्रीमेंट, इनकम में इंक्रीमेंट फॉल हुआ है, तो ये तो अपने फुल इफेक्ट से बढ़ा है। बट इंक्रीमेंट इनकम में जो फॉल आया था, ये फुल इफेक्ट से फॉल नहीं आया था, ये पार्शली फॉल आया था। क्यों? क्योंकि टैक्स के बढ़ने से जो इनकम में फॉल आएगा वो डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर में, कि एमपीसी की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ड्यू टू एमपीसी, आपने जब न्यूमेरिकल के तरीके से आपने इसको जब सॉल्व किया होगा तो आपको वहां पे एक रिजल्ट आपने प्रूफ किया होगा। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। 3-4 नंबर के लिए ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितना आप कम में, जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को, वो बेटर आपके लिए है। तो ये तो समझ में आ गया क्यों इक्वल टू वन होता है। देयर फॉर द नेट इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन इनकम इज पॉजिटिव। सो डेट्स इट। तो बेसिकली ये आपके 4 मार्क्स के लिए आई थिंक बीबीएम में कंसेप्ट काफी है, इतना आपने लिख दिया, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, सो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, जो आपने डेफिनेशन वगैरह दिया है 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, तो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है 18 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं, ए का पहला पार्ट क्या पूछा गया है। बोला एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल क्या होता है, और एक्सपेक्टेड क्या होता है, वो आप बताओ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। कहता है विच इंटरेस्ट रेट कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेड बाय द ब्रोअर्स एंड लेंडर्स। मतलब जो उधार लेते हैं, जो उधार देते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई उधार लेते हैं या उधार किसी को देते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बाद में मिलेगा, मतलब फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर में मिलने के लिए हमें क्या करनी होती है, एक्सपेक्टेशन लगानी होती है। तो वही चीजें यहाँ पे देखते हैं। कहता नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मनी दैट अ बोरोवर पे टू लेंडर्स। कहने का मतलब मैंने 10 टका पे 10 रुपए किसी से लिया, बाद में मैंने 12 रुपए पे किया, तो 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया, वो डायरेक्टली मैंने उसको क्या किया, डायरेक्टली बेसिकली उसको सॉल्व किया। जो भी वैल्यूज आई, मतलब 20% आई, तो वही मैंने बोल दिया इंटरेस्ट रेट है, दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो कि मनी के करस्पॉन्ड में काम हो रहा होता है। जो चेंज होती है वैल्यू में इंक्रीमेंट की, उसको निकाल के डायरेक्टली बोल देते हैं। हाउएवर इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता। तो दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कहता है रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। कहता है रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्ट द नॉमिनल रेट फॉर एक्चुअल इन्फ्लेशन। क्या 1 साल के बाद जब प्राइस बढ़ा, मतलब जो सॉरी आपकी मनी की जो वैल्यू बढ़ी, तो मनी की जो वैल्यू बढ़ी तो क्या इकोनॉमी में प्राइस लेवल भी बढ़ा था, इन्फ्लेशन भी आया था, तो इन सब चीजों को भी देखते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। तो एडजस्ट द नॉमिनल रेट फॉर एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड मेजर द चेंजेस इन परचेजिंग पावर, मेनली ये परचेजिंग पावर को देखता है। और इट इज गिवन बाय आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट को, जो कि क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में पाई, वेयर पाई टेंड्स फॉर इन्फ्लेशन। क्लियर है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को आई से, रियल इंटरेस्ट रेट को आर से। अब आगे कहता है इन कॉन्ट्रास्ट द एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे बेस्ड होता है, मतलब जो मैं आज क्या सोच रहा हूं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस तरीके से। सो एंड इट इज डिफाइंड बाय द आर ई, एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, विच इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद कितनी इन्फ्लेशन आएगी वो भी तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है ना। तो उस तरीके से अब आगे देखते हैं, अमोंग दिस एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, सॉरी अमोंग दिस, इन तीनों में से एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोरोवर्स एंड लेंडर्स बिकॉज इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन, नॉट एक्चुअल इन्फ्लेशन विच इज नॉन ओनली आफ्टरवर्ड। समझ में आया? सो बोरोवर कंसिडर द एक्सपेक्टेड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग while lenders consider the expected real returns. Therefore, it is the expected real interest rate that influence the consumption, saving and investment decision in the economy. So आप चाहो तो थोड़ा ये आगे वाला पार्ट लिखना, अदरवाइज जितना नहीं पूरा लिखना है, एटलीस्ट 5 मार्क्स में तो इतना कम से कम लिखना, सो डैट कि आपको पूरा मार्क्स मिल सके। सो आई होप आपको ये इसका भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, ये यूनिट नंबर 2 का बेसिकली क्वेश्चन था।
आगे देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के अब ए पार्ट का ही सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कर चुके थे, ए का पहला कर चुके थे, अब ए का सेकेंड कर रहे हैं, जो कि कितने में 4 मार्क्स में पूछा गया है, और ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोला गया? गिवन दी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई इक्वल टू गिवन आपके पास 10%, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, मतलब आर ई आप कैलकुलेट करो, व्हेन दी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 4 and 5, मतलब अगर आपके पास पाई, पाई पे पावर ई अगर 4% हो तो क्या होगा आर ई, और 5% हो तो क्या होगा आर ई। तो वही, ये तो सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है आर ई निकालने का। आई गिवन है 10%, तो जब पाई ई 4% होगा तो आर ई की वैल्यू 6% होगी, और जब पाई ई 5% होगा तो आर ई की वैल्यू 5% होगी। ये भी वही क्वेश्चन हो गया उन बच्चों के लिए जो इन्होंने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं किया था, बट लास्ट में कुछ फॉर्मूले याद किए हुए थे, तो उनको थोड़ा खुश कर दिया गया। कितने नंबर में पूछा है? 4 नंबर में। यार 4 नंबर में तो नहीं पूछना चाहिए, ये तो 2 नंबर का है, तो आई थिंक इसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है। अच्छी बात है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी का पहला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के ए के 2 पार्ट हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी के फिर पार्ट करते हैं। मतलब देखो कितने पार्ट्स बटे हुए हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 4 5 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 के बी का पहला पार्ट में क्या बोला गया, कहता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट बॉन्ड प्राइस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नेगेटिवली रिलेटेड, मतलब बॉन्ड की जो प्राइस है और इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो फिर मेरे को रिटर्न मिलेगा, ये आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली बोलो या नेगेटिव बोलो, बात तो एक ही है। क्लियर है? तो वो तो नॉर्मल होता ही है, इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बोला गिव रीजन फॉर योर आंसर, सब मतलब इसको, इसके लिए रीजन दो। सपोज अ बॉन्ड डेट अ प्रॉमिस टू पे 100 इन ईयर एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज दिस, मान लो एक कोई बॉन्ड है जो कहता है कि 1 साल में के बाद आपको 100 रुपये पे करेगा, और उस बॉन्ड का प्राइस अगर 90 होता है, 95 होता है या 98 होता है, तो इस सिनेरियो में आप इंटरेस्ट रेट क्या करो, कैलकुलेट करो एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता बॉन्ड प्राइस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आर नेगेटिवली रिलेटेड, दिस इज बिकॉज द इंटरेस्ट रेट ऑन अ बॉन्ड डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू जो कि आप पेमेंट करोगे एंड इट्स करंट वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू जो पेमेंट होगी एंड इट्स करंट प्राइस, इन्हीं के डिफरेंस से आपको रिटर्न मिलेगा। When the price of bond fall, जब बॉन्ड का प्राइस फॉल होता है, the return interest rate earned by the buyer increases, and when the price rises, the return decreases. Thus, the bond prices and interest rate moves in opposite direction. फॉर्मूला आपके पास ये होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 100 गिवन है, और पी अलग अलग गिवन है, तो अलग अलग पी के करॉस्पॉन्ड में निकालते हैं। तो वैन पी 90 था तो इंटरेस्ट रेट आया 11% अप्रोक्सीमेटली। वैन पी 95 था तो इंटरेस्ट रेट आया 5.26%। वैन पी 98 था तो इंटरेस्ट रेट आया 2%। हम क्या देख पा रहे हैं, एज द बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीजेज, जैसे ही बॉन्ड प्राइसेस 90 से 98 हुआ, इंटरेस्ट रेट आपका फॉल हो गया, 11% से 2% पे आ गया। द इंटरेस्ट रेट फॉल फ्रॉम 11% to 2%, clearly showing an inverse relationship between bond price and interest rate. So I think this is the enough solution for 5 marks. क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी का सेकेंड पार्ट, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया यूनिट नंबर 2 के करॉस्पॉन्ड में। क्या बोला गया देखते हैं। कहता अज्यूम दैट ऑल इंडिविजुअल डू नॉट होल्ड करेंसी, मतलब सी करेंसी होल्ड की, जो हेल्ड करेंसी होती है उसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। क्लियर? दैट द रिजर्व रेशियो आर बाई डी, रिजर्व और जो चेकेबल डिपॉजिट होता है इसकी जो रेशियो है वो 0.25 है। क्लियर है? ऑल्सो अज्यूम दैट द मॉनिटरी बेस, मतलब एच की जो वैल्यू है वो है 300 करोड़। आपको बोला कुछ वैल्यू आप फाइंड आउट करो। क्लियर? सबसे पहले बोला आपको रिजर्व निकालो क्या होगा। तो आपको सभी को पता है हमारे पास गिवन क्या सब है, करेंसी जो है वो 0 है, मतलब जो करेंसी लोग के पास होगा वो 0 है। मॉनिटरी बेस 300 है, और रिजर्व रेशियो इतना है। आप सभी को पता है जो मॉनेटरी बेस एच आता है वो किसे आता है, करेंसी प्लस में रिजर्व। सो एच, यहाँ पे करेंसी 0 है तो एच और आर आपस में इक्वेट हो जाएंगे ना, तो जितना मॉनेटरी बेस है उतना ही रिजर्व होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कि रिजर्व कितना आएगा। कहता है चेकेबल डिपॉजिट क्या होगा, चेकेबल डिपॉजिट का फॉर्मूला निकालने के लिए आर बाई डी, ये रेशियो गिवन है हमारे पास, रिजर्व और डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट का रेशियो बेसिकली, ये रेशियो 0.25 है। रिजर्व है 300, पहले ए पार्ट में निकाल चुके हैं तो डी निकल जाएगा, तो 1200 इज द चेकेबल डिपॉजिट। क्लियर? तीसरे पार्ट में बोला क्या, मनी सप्लाई कितना होगा, तो जितना आपका चेकेबल डिपॉजिट है और जितना करेंसी होगा पब्लिक के पास उन दोनों को ऐड कर देंगे तो मनी सप्लाई आ जाएगा। तो करेंसी तो 0 ले है, तो जो भी डिपॉजिट होगा बस वही होगा मनी सप्लाई, तो 1200 करोड़ मनी सप्लाई आ चुका है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड, ये आपने सीखा है अपने कंसेप्ट पढ़ते टाइम। मनी मल्टीप्लायर तो आराम से निकाल सकते हो। मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम से मैंने मनी मल्टीप्लायर को डिनोट किया यहाँ पे, तो एक तरीके से एम अपॉन में एच ये फॉर्मूला होता था।
क्लियर है, मतलब मनी सप्लाई अपॉन में मॉनेटरी बेस, इससे आपके पास आ गया क्या, मनी मल्टीप्लायर। और आपने एक और फॉर्मूला सीखा होगा, 1 + c अपॉन में c+θ, 1 + c, वेयर स्मॉल सी क्या होता था, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और थीटा क्या होता था आपके पास, रिजर्व रेशियो। सिंस करेंसी हेल्ड जीरो है तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जीरो आएगा, और टीटा रिजर्व रेशियो आपके पास गिवन है 0.25, जिसको टीटा से भी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 + 0 0 ये आप पुट करोगे मतलब इस वैल्यू पे, तो आपके पास अगेन 4 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में आप मल्टीप्लायर इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी का सेकेंड पार्ट 4 मार्क्स में, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करते हैं। अब यहां से थोड़ा और कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो क्या कहता है, हाउ एंड व्हाई डज द मल्टीप्लायर एंड द इंटरेस्ट सेंसिटिव, आंसर मत देखो और क्वेश्चन पहले रीड करके समझने की कोशिश करो और खुद से सोचो क्या आंसर होगा। कहता हाउ एंड व्हाई डज द मल्टीप्लायर मतलब अल्फा जी एंड द इंटरेस्ट सेंसिटिव ऑफ एग्रीगेट डिमांड, समझो ये क्या हो सकता है, अफेक्ट द स्लोप ऑफ आई एस कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहले तो क्वेश्चन सब 9 मार्क्स में पूछा गया। कई बार क्या होता है कि ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बट क्वेश्चन आप पेपर में अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो आप आंसर नहीं कर पाते। इसलिए चीजों को ध्यान से देखो। सिंस मेरे को स्लोप ऑफ आईएस में अफेक्ट चेक करना है, और सभी को पता है कि स्लोप ऑफ आईएस क्या होता है, -1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी, वेयर अल्फा इज द मल्टीप्लायर, और बी क्या होता था, जब आपने हिक्स अप्रोच पढ़ा था तो याद करो बी क्या बोलते थे आप, रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा वो बेसिकली बी बताता था। तो बी जितना बड़ा जितना छोटा होगा इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा और कम का चेंज आएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग आईएस में आपका चेंज आएगा। तो एक तरीके से ये इंटरेस्ट सेंसिटिव ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है ये बी के बारे में बोलना चाहता है, और मल्टीप्लायर ये आपको अल्फा जी के बारे में पढ़ना चाहता है। मतलब स्लोप ऑफ आईएस में दो ही फैक्टर थे, एक तो बी और एक तो अल्फा जी, और उनके वजह से आईएस के स्लोप में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर है, चलिए 9 मार्क्स में पूछा गया। तो मैंने बोला स्लोप ऑफ आईएस आपका ये होता है वेयर बी इज दिस, क्लियर, अल्फा इज दिस, क्लियर, मतलब बी क्या है तो वही रिस्पॉन्सिबल चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट। सबसे पहले बी की बात करते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेंसिटिव, मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करवाता है तो वो बी करवाता है, इंटरेस्ट के कम होने पे जो इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा वो बी बताएगा। तो मैंने जानबूझकर क्या किया है, दो आईएस कर्व लिए, ये इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। एक मैंने रेड कलर का आईएस कर्व स्टीपर बनाया और एक मैंने फ्लैटर बनाया। सिंपल सी बात है, जो कर्व स्टीपर है उसका स्लोप ज्यादा होगा और जो कर्व फ्लैटर है उसका स्लोप कम होगा, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा स्टीपर कर्व, क्लियर। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से मैंने एक इंटरेस्ट रेट लिया और मैंने एक इनकम लिया। तो मैंने बोला कि लेट सपोज आई नॉट पे जो इनकम है वो वाई नॉट है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम करवाया, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिव वाला कंसेप्ट ही मेरे को बताना है। तो जब मैंने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम किया और इसको जब मैं दोनों आईएस पे लेके जा रहा हूं, तो जो आईएस मेरा स्टीपर था उससे नया इनकम ये आया y1, और जो आईएस मेरा फ्लैटर था उससे जो नया इनकम आया वो आया y1 डैश। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो आईएस स्टीपर था उससे जो चेंज इन इनकम आया वो थोड़ा कम आया, और जो आईएस फ्लैटर था उससे जो चेंज इन इनकम आया वो थोड़ा बड़ा आया। तो कहने का मतलब बी जितना छोटा होगा आईएस आपका स्टीपर बनेगा, इनकम में चेंज छोटा आएगा। बी जितना बड़ा होगा आईएस आपका फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर मतलब ये, और इनकम में चेंज उतना ज्यादा बड़ा आएगा। इसी चीज को थोड़ा पढ़ते हैं देखते हैं। कहता इफ इन्वेस्टमेंट इज हाई सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, अगर इन्वेस्टमेंट हाई सेंसिटिव है मतलब बी आपका बड़ा है, तो उस टाइम पे देन स्मॉल फॉल इन इंटरेस्ट रेट, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को भी फॉल करोगे causes, it's okay, so then a small fall in interest rate causes a large increase in investment, इससे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, एंड इनकम, और इनकम में भी ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। तो मतलब जब बी आपका लार्जर होगा, तो बी लार्जर होगा तो आईएस आपका देखो फ्लैटर बन रहा है, आई थोड़ा सा भी आप कम कर रहे हो तो आपके इनकम में जो कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब आई के कम होने पे भी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज आएगा। सिंपल सी बात है, जितना बी बड़ा होगा उतना सेंसिटिव चेंज है ना उसमें, कम, मतलब बी पे डिपेंड करता है कि आई के कम होने या ज्यादा होने पे
कैपिटल आई इन्वेस्टमेंट कैसा रिस्पॉन्स करेगा, तो बी अगर बड़ा है तो रिस्पॉन्सिवनेस बड़ा होगा, बी छोटा है तो रिस्पॉन्सिवनेस कम होगा। तो सिंस बी बड़ा है तो इंटरेस्ट रेट के कम चेंज होने पे भी इन्वेस्टमेंट बड़ा से चेंज होगा और इनकम भी ज्यादा से चेंज आएगा। और जब इनकम ज्यादा से चेंज आएगा तो वो मेरे को फ्लैटर वाला आई एस शो करता है। तो ऑन दैट टाइम आई एस कर्व बिकम फ्लैटर विच इज शोन बाय आई एस टू कर्व इन दी अबव डायग्राम। क्लियर। चलिए अब आगे कहता ऑन दी अदर हैंड इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस सेंसिटिव, मतलब अगर बी छोटा होगा तो मतलब लेस सेंसिटिव है। ऑन दैट टाइम सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर फॉल करता है देन अ सेम फॉल इन इंटरेस्ट रेट, मतलब जैसे मैंने पहले जितना फॉल कराया था अगर सेम ही लेवल पे फॉल करता है तो ऑन दैट टाइम क्या होगा आपके पास, और स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट भी कम से चेंज होगा, इनकम में भी कम से चेंज आएगा। और आईएस कर्व आपका इस टाइम पे स्टीपर रहेगा विच इज शोन बाय द आईएस वन कर्व बाय द एबव डायग्राम। सो यही आपको बताना था किसके बारे में, तो इंटरेस्ट सेंसिटिव वाले फैक्टर के बारे में। ये तो एक फैक्टर हो चुका है। दूसरा फैक्टर क्या है, अल्फा जी। तो कहता है अल्फा जी के बारे में भी बताओ। तो आप इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर अल्फा जी के क्रॉसपॉन्ड में क्या आईएस कर्व में इंपैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो बोला डायग्राम से शो करो। तो पेपर में आपने जब सीखा होगा, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको तो मैंने ये तीनों डायग्राम बनाया है। हो सकता है आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो ये बस दो डायग्राम से आपने काम किया हो, ये नहीं बनाया हो, तो ये एक तरीके से ऑप्शनल डायग्राम है। इसको आप बनाओ या ना बनाओ कोई मतलब नहीं है, बट ये दो डायग्राम आपको शो करना पड़ेगा जहां पे आप क्या कर सको, अल्फा जी और आईएस को रिलेट कर सको। क्लियर है। चलिए अब ये डायग्राम कैसे बना वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और इसका जो स्लोप होता है ए का स्लोप और अल्फा जी ये आपस में डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। क्लियर है। नहीं है। अच्छा एक बार ना मैं ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों के लिए फिर से बना देता हूँ सो डैट कि आपको ना इजी रहे, मतलब आपको चीजें समझ में आए। क्लियर है। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख लोगे तो अच्छी बात है। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग एक चीज करते हैं। मैंने बोला आपने जब पढ़ा होगा बेसिक तो आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा। क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज, वन सेकेंड, ओके, ए बार माइनस में बी आई प्लस में सी प्राइम वन माइनस टैक्स रेट इनटू में इनकम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इस इक्वेशन में ए बार माइनस बी आई ये आपका क्या है, इंटरसेप्टम। जब आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ये क्या होता है, इंटरसेप्टम। और जो सी बार इंटू में वन माइनस टैक्स रेट है ये क्या है, ये है आपका स्लोप ऑफ ए। क्लियर है। चलिए अच्छा मान लेते हैं मैंने लेट ले लिया, लेट सी प्राइम वन माइनस टैक्स रेट क्या है, वो एक्स के बराबर है। तो इट मीन एक्स क्या है, ये वाला टर्म मेरा एक्स है, मतलब ए ही का स्लोप को मैंने एक्स मान लिया। अच्छा अल्फा जी क्या होता है, अल्फा जी होता है वन अपॉन में वन माइनस सी प्राइम वन माइनस टैक्स रेट, जिसमें कि हम लोगों ने वन सी प्राइम वन माइनस इसी को मैंने एक्स लिया है, तो वन अपॉन में वन माइनस एक्स, ये हुआ मेरे पास अल्फा जी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अल्फा जी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस अल्फा जी को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस वन, ये एक तरीके से सॉरी स्क्वायर आएगा। तो वन अपॉन में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। सभी को आई होप नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता हो। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि सिंस नीचे वाला टर्म पे स्क्वायर है तो इट मीन ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म मेरा क्या है, पॉजिटिव। अगर किसी भी फंक्शन का फर्स्ट और डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इट मींस व्हाट, कि ऑन दैट टाइम वो दोनों के दोनों वेरिएबल, जो फंक्शन जिस वेरिएबल के रिलेशन में बने हैं वो आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इससे कि जो अल्फा जी है और जो एक्स है, और एक्स क्या है, तो एक्स है आपका सी प्राइम वन माइनस टेक्स रेट, और इसका क्या मतलब होता है, ये है आपका स्लोप ऑफ ए का स्लोप है। क्लियर। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या बताएगा कि अगर अल्फा जी बड़ा है तो ए का स्लोप भी बड़ा होगा, तो ए बनेगा स्टीपर। और अगर अल्फा जी छोटा है तो ए का स्लोप छोटा होगा, ए बनेगा स्टीपर, सॉरी ए बनेगा फ्लैटर। क्लियर है। तो आप इसी को लेकर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब जाके रिजल्ट निकालेंगे। कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा, ध्यान से देखिएगा। सो मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। नीचे एक डायग्राम आ चुका है। अब एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। आप दो डायग्राम भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। मान लेते हैं मैंने एक डायग्राम ये बनाया। चलो अब ध्यान से देखो, हमें पता है जो आईएस है वो क्या करता है, वो आपको इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के रिलेशनशिप को शो करता है। क्लियर।
सो इनकम के ऊपर, मतलब कि आपके हॉरिजॉन्टली इनकम है तो इसके ऊपर मैंने इस वाले कर्व पे इनकम डाल दिया, और वर्टिकली इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट के इस तरफ मैंने यहाँ इंटरेस्ट रेट डाल दिया। क्लियर है? मैं ऊपर में, मतलब ये वाला डायग्राम ए का बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाई, और यहाँ पे मैं ए डालूंगा। क्लियर? और नीचे में मैं इन्वेस्टमेंट का रिलेशन दिखाना चाहता हूं तो मैंने आई यहाँ पे डाला और यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट डाला। क्लियर है? चलिए, अब मैंने बोला लेटर सपोज कि मैंने एक रैंडमली डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट कर्व बना लिया। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये मेरा क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व है। क्लियर है? मैंने बोला कि लेटेस्ट सपोज एक आई नोट है, एक इंटरेस्ट रेट है आई नोट। इस आई नोट पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आया होगा, दैट इज कैपिटल आई नोट। और इस कैपिटल आई नोट को जब मैंने सी प्लस आई प्लस डी, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आप जब निकालते हो तो उसमें जो सी प्लस आई प्लस डी जो करते हो, तो उस आई के जगह पे मैंने इस आई नोट वाली वैल्यू को पुट किया होगा, तो मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो कुछ इस तरीके से मैं कहता हूं। अब मैंने दो अल्फा ले रहा हूं। मैंने एक लिया अल्फा जी जो कि लार्जर है, एक मैंने लिया अल्फा जी जो कि स्मॉलर है। क्लियर है? तो दो अल्फा जी के क्रॉसपोर्ड में मैं काम कर रहा हूं। अगर जहां पे अल्फा जी लार्जर है तो वहां पे अल्फा जी लार्जर है तो इट मींस एक्स भी बड़ा होगा, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एक्स क्या था, तो स्लोप ऑफ ए, तो यहां पे क्या होगा, स्लोप ऑफ ए भी बड़ा होगा। और यहाँ पे ए मेरा कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा, स्टीपर ए। अभी बस ए की बात कर रहे हैं, आईएस की बात नहीं कर रहे। आईएस तो निकालना है क्या होगा, मेन तो मेरा आंसर आईएस का है, बट मैं पहले ए से रिलेट करके तब आईएस पे पहुंच पाऊंगा। और अगर अल्फा जी स्मॉलर है तो स्लोप ऑफ ए भी स्मॉलर होगा, और इस टाइम पे मेरे पास जो ए बनेगा वो फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर ए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे दो डिफरेंट अल्फा जी के कॉरस्पॉन्ड में ए ड्रॉ करूंगा। तो मेरे पास जैसे ये आई नोट आ गया तो मेरे पास ए बार माइनस में बी आई, मतलब ए का इंटरसेप्ट आ गया होगा। तो मैंने बोला कि लेट अस सपोज ये वो इंटरसेप्ट है। तो कुछ इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया एक, और एक डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब मैं समझाता हूं आपको क्या है। ए बार माइनस में बी आई नोट, गिवन इंटरेस्ट रेट पे मेरे पास ए का इंटरसेप्ट आ चुका है। ठीक है? अब जिस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में अल्फा जी बड़ा है वो वाला डायग्राम थोड़ा स्टीपर बना, और जिसमें अल्फा जी छोटा है वो वाला डायग्राम थोड़ा फ्लैटर बना। तो मैं मेंशन कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे दो ए बनाए हैं। एक मैंने बनाया है ए ई, चलो रेड वाले को रेड वाले की तरह लिखते हैं। एक मैंने बनाया है ए ई वन, जो कि जहां पे अल्फा जी आपका छोटा है। और एक मैंने बनाया है लेटर सपोज ए ई टू, जहां पे आपका अल्फा जी क्या है, बड़ा है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज और हम लोग करते थे, क्या करते हैं, तो एक हम लोग बना लेते हैं 45 डिग्री का लाइन, जहां पे वाई और ए आपस में इक्वल हो। यही करते थे ना? ये 45 इक्वालिटी वाली लाइन है, जहां पे वाई और ए आपस में इक्वल है। ये 45 डिग्री का लाइन है। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, तो कहता है रेड वाला का ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा। मतलब यहां से मेरे पास आएगा व्हाट, y1। और ग्रीन वाला का जो है ये वाला इक्विलिब्रियम आएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आया होगा, y2। आप क्या करते हो फिर, इस y1 को नीचे लेके आते हो इस वाले कर्व में, और इस आई नोट को इस तरफ से ये लेके आते हो। तो ये रहा आई नोट, तो ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से होता हुआ एक आईएस पास हो रहा होगा, कुछ ऐसा। क्लियर है? तो मैंने बोला एक मेरे पास ये है IS1। सिमिलरली y2 को लेके आ रहे हैं नीचे, और इस आई नोट से आ रहा है एक ये भी पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से भी एक आईएस आ रहा होगा, तो मैंने लिखा एक तरीके से ये वाला आईएस, कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया, IS2। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला अभी तो सिंपल सिनेरियो ये था, कहता किसी वजह से इकोनॉमी में क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, आई नोट से I1 हो गया। तो इंटरेस्ट रेट फॉल होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा I1 पे, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जो ये एई है, एई का क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टम बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एई के स्लोप में इंपैक्ट नहीं आएगा, एई का इंटरसेप्ट में इंपैक्ट आएगा। तो अब एई का इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, मतलब इसके ऊपर कहीं पे भी होगा।
तो ये जो डायग्राम है AE1 एंड AE2, ये अपवर्ड मतलब इसका इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, बट स्लोप सेम है, तो पुराने वाले डायग्राम के ही क्या होगा, पैरेलल बनेगा। तो कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि जो AE1 है वो उसका इंटरसेप्ट बढ़ेगा, बट वो अपने पुराने वाले AE1 के जैसा ही रहेगा। चलो ऐसा इतना ही करते हैं। चलिए, सो आई थिंक ठीक है, अब पैरेलल दिख रहा होगा आपको। तो मैंने बोला कि ये भी क्या है, AE1 डैश है, मतलब कि जहां पे आप क्या देख रहे हो, AE1 और AE1 डैश ये आपस में देखो पैरेलल दिख रहे होंगे। बस चेंज क्या हुआ है, इंटरसेप्ट टर्म, A बार माइनस में BI1, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो इंटरसेप्ट टर्म बढ़ गया था। क्लियर है। चलिए, और सिमिलरली जो मेरे पास ग्रीन कलर वाला है A2 बनेगा, उसका इंटरसेप्ट चेंज होगा लेकिन स्लोप सेम है, तो स्लोप चेंज है तो ये अपने पुराने वाले के बराबर बनेगा। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो ग्रीन वाला AE2, ये रहा AE2, और ये रहा AE2 डैश नया वाला, ये आपस में क्या है, सेम ही है, पैरेलल है, मतलब सेम पैरेलल, बस इंटरसेप्ट अलग अलग है। इंटरसेप्ट क्या है, अलग अलग है। आप कहता है नया इक्विलिब्रियम निकालो, तो जब मैंने नया इक्विलिब्रियम निकाला तो जो जहां पे अल्फा जी छोटा था वहां से नया इक्विलिब्रियम Y1 डैश आया, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा Y1 डैश। क्लियर है। और जहां पे मेरे पास अल्फा जी बड़ा था, ये रहा अल्फा जी बड़ा, तो यहां से मेरे पास उसका नया इनकम आएगा विच इज Y2 डैश, और Y2 डैश को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ। इस तरीके से हमारे पास Y2 डैश आ गया। ठीक है, मतलब इस आईसी को आप चाहो तो थोड़ा बड़ा कर लेना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, मैं बेसिकली क्या समझना चाहता हूँ मैं वो समझो आप। देखो क्या, जब अल्फा जी छोटा था तो ए आपका क्या बना था, बना था आपका फ्लैटर, और जब फ्लैटर बना था तो कोई भी जो चेंज होने की वजह से जो इनकम में चेंज आया था वो बस इतने का आया था, छोटा चेंज आया था। जब अल्फा जी आपका बड़ा था तो बना था आपका स्टीपर, और जब स्टीपर बना था तो ऑन दैट टाइम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट में जो चेंज आया तो चेंज देखो इनकम में बड़ा आया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अल्फा जी छोटा होगा तो ऑन दैट टाइम इंटरेस्ट रेट के थोड़ा सा कम होने पे भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ही कम होगा, और उस टाइम पे जो आपका है वो फ्लैटर बनेगा और इनकम में कम चेंज आएगा। और अगर अल्फा जी बड़ा है तो इंटरेस्ट रेट के सेम लेवल पे कम होने पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इनकम बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। जब आपका इनकम कम बढ़ रहा है, व्हेन योर इनकम इंक्रीजेज रिलेटिवली शॉर्टर, तो ऑन दैट टाइम आपका आईएस देखो रिलेटिवली स्टीपर है। और जब आपका इनकम ज्यादा बढ़ रहा है तो ये देखो डायग्राम आपका फ्लैटर दिख रहा होगा, मतलब जब IS1 और IS2 को कंपेयर करोगे तो IS1 आपको स्टीपर दिखेगा, मतलब ज्यादा सीधा, और IS1 आपको स्टीपर दिखेगा ज्यादा सीधा, और IS2 आपको थोड़ा सा फ्लैटर दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर अल्फा जी आपका बड़ा है तो ऑन दैट टाइम इनकम में चेंज बड़ा आएगा और आईएस आपका फ्लैटर होगा। क्लियर है। और अगर अल्फा जी आपका छोटा है तो इनकम में चेंज छोटा आएगा और आईएस आपका स्टीपर होगा, और साफ साफ दिखता भी तो है। ध्यान से देखो, स्लोप जो होता है आईएस का वो होता है -1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी, और स्लोप कंपेयर करते एब्सोल्यूट टर्म में तो 1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर अल्फा जी बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा आएगा, ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। ओवरऑल वैल्यू अगर छोटी आती है, अरे यार, ओके, अब अगर ओवरऑल वैल्यू छोटी आती है तो स्लोप कम हुआ, स्लोप कम हुआ तो क्या होगा, आईएस फ्लैटर बनेगा। तो अल्फा जी बड़ा तो आईएस फ्लैटर, वही चीज यहाँ पे दिख रहा था। जब अल्फा जी आपका बड़ा था तो इनकम में चेंज ज्यादा आ रहा था, और वो तब जब आईएस आपका फ्लैटर था। क्लियर है। यही चीज, मतलब यही डायग्राम को ड्रॉ करना, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब अगेन हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर में। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने आई थिंक जिनको या तो भूल गए होंगे या पहले जिन्होंने डायग्राम नहीं देखा होगा, ये थोड़ा अलग तरीके से डायग्राम था इसलिए मैंने दोबारा से आप लोगों को समझा दिया, रिपीट कर दिया। चलिए, सो मैंने वही यहाँ पे क्या किया है, कहता है इफ द मल्टीप्लायर इज लार्ज अ गिवन चेंज इन ए विल प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन इनकम एंड द आईएस कर्व विल बी फ्लैटर। क्लियर है। एंड इफ द मल्टीप्लायर इज स्मॉल अ गिवन चेंज इन ए विल प्रोड्यूस अ स्मॉल चेंज इन इनकम और आईएस विल बी स्टीपर। तो वही चीज यहाँ पे शो भी किया जा रहा है, जब चेंज कम आ रहा है तो देखो उस टाइम पे आईएस आपका स्टीपर है, और जब चेंज ज्यादा आ रहा है तो आईएस उस टाइम पे फ्लैटर है। और चेंज ज्यादा तब आता है जब अल्फा जी बड़ा हो,
और चेंज कम तब आता है जब अल्फा जी छोटा हो। क्लियर है? इसी चीज को यहाँ पे मैंने थोड़ा जो डायग्राम ऊपर बनाया है उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। कहता इन दी एबव डायग्राम टू ए, मैंने दो ए मैंने ड्रॉ किया है, एक तो ए1 एक तो ए2 एट इंटरेस्ट रेट आई1। गिवन आई1 पे मैंने दो ए ड्रॉ किया है, कौन कौन सा? एक तो देखो ये ए1 ग्रीन कलर वाला, और एक ए2 ब्लू कलर वाला। क्लियर है? अब इसमें डिफरेंस क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल, अच्छा, और इसके इसके क्रॉसपोंड में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया है वो y1 एंड y2 आया है। तो कहने का मतलब ग्रीन कलर से आया है मेरा y1 और ब्लू कलर से आया है मेरा y2। क्लियर? अब आगे देखते हैं। कहता व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल टू आई टू, जैसे ही इंटरेस्ट रेट मेरा आई से आई2 पे आया, तो ऑन दैट टाइम क्या दिख पा रहा है मेरे को? इट पुश अप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लेवल को अप करता है, पुश। एंड देयर विल बी अपवर्ड शिफ्ट इन बोथ ए कर्व, और दोनों ए कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ए1 शिफ्ट कर जाएगा ए1 डैश, और ए2 कर जाएगा ए2 डैश। तो ये जो मेरा ग्रीन कलर का ए1 था, ये अपवर्ड शिफ्ट करके ये रहा ए1 डैश, और ब्लू कलर का जो ए2 था ये भी अपवर्ड शिफ्ट करके ये रहा ए2 डैश। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। और अब जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो y1 डैश एंड y2 डैश है। तो ये रहा y1 डैश, ये रहा देखो y1 डैश, और यहां से ये रहा y2 डैश। क्लियर है? आप आगे ध्यान से देखते हैं। बोला द चेंज इन इनकम इज मोर इन केस ऑफ स्टीपर ए, जो इनकम का चेंज आया है वो ज्यादा आया है कौन से केस में? स्टीपर ए में, नॉट स्टीपर ए में, सॉरी, फ्लैटर ए में। यहाँ पे फ्लैटर लिखना, मैं ठीक कर देता हूँ। फ्लैटर ए में, जहां पे मल्टीप्लायर लार्ज है एज कंपेयर टू स्टीपर है, यहाँ पे स्टीपर कर देना। क्लियर है? जहां पे मल्टीप्लायर आपका छोटा है। क्लियर है? वेर अल्फा जी इज लार्जर स्लोप ऑफ आई एस डिक्रीजेज एंड आई एस कर्व विल फ्लैटर। एंड व्हेन एंड ऑन द अदर हैंड, जब अल्फा जब स्मॉलर होगा देन द स्लोप ऑफ आई एस कर्व इंक्रीजेज एंड आई एस कर्व जो होगा आपका वो स्टीपर होगा। ओके, यहाँ क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जो कि था सिंपल, बस मैंने समझाने में आप लोग को टाइम इसलिए लिया कि आपको डायग्राम भी समझ में आए और चीजें भी समझ में आए। चलिए, इसके बाद 4 का ए पार्ट 9 मार्क्स का हो गया है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी 9 मार्क्स में पूछा गया है, पढ़ना। कहता व्हाट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इंक्रीज इन इनकम, ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इंक्रीज इन इनकम इज स्मॉलर देन द इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, चेंज इन आई टाइम्स द सिंपल मल्टीप्लायर अल्फा जी। कहने का मतलब क्या है? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, जो अल्फा जी होगा, तो चेंज इन वाई बराबर अल्फा जी इंटू में चेंज इन आई होना चाहिए, लेकिन ये चेंज इन वाई इसके बराबर ना होके इससे कम होता है, ये बोला गया है। क्लियर है? मतलब कि अगर आई में कोई चेंज आया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कोई भी ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ा है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी अगर ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ा है तो उसके बढ़ने के वजह से जो इनकम में चेंज आना चाहिए वो अल्फा जी इंटू में डेट ऑटोनोमस कंपोनेंट आना चाहिए। लेकिन वो इतना चेंज ना आके इससे थोड़ा कम चेंज आता है। ऐसा क्यों आता है? इसी चीज को आप डायग्राम से हेल्प से बताओ। तो याद करो क्राउडिंग आउट वाला कंसेप्ट। याद करो क्राउडिंग आउट में क्या करते थे हम लोग, जब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ाता था तो ऑन द टाइम क्या होता था? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन जी बार इज इक्वल टू अल्फा जी। तो इनकम में चेंज आना चाहिए था इतने से, तो इतने से चेंज तो आता था जिससे कि इनकम लेवल बढ़ जाती थी। लेकिन ये इनकम हिट करता था आपके मनी मार्केट को, जहां पे ट्रांजैक्शन डिमांड पर मनी को बढ़ाता था, जिससे कि मनी मार्केट में मनी की डिमांड बढ़ती थी, और मनी की डिमांड के बढ़ने से देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, और किसी चीज का डिमांड एक्सेस हो तो प्राइस बढ़ जाती है, और मनी का प्राइस होता है इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ये जाके दोबारा से इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, और इन्वेस्टमेंट को कम करेगा तो फिर क्या होगा? आपकी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो कहने का मतलब जितने से ये इनकम में चेंज आना चाहिए था ये इतने से ना आके थोड़ा सा कम चेंज आता था। मतलब कि गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती थी तो उससे थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर बाहर हो जाते थे, इसी चीज को बोलते थे आप क्राउडिंग आउट। तो वही क्राउड आउट वाला कंसेप्ट यहाँ पे आप यूज करोगे। क्लियर है? लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का तो जिक्र किया नहीं है, तो वर्ड यूज करोगे, बट उसी तरीके से, मतलब चीजें वही है ये।
चलिए देखते हैं क्या बोला गया। कहता इन द सॉरी द सिंपल इनिशियल मल्टीप्लायर अल्फा जी, मतलब अल्फा जी था वो सिंपल मल्टीप्लायर था ना। और जब सैमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लाते थे तो वहां पे मेरे पास गामा ये होता था फिजिकल मल्टीप्लायर, ये था मेन मल्टीप्लायर, और ये अल्फा जी सिंपल मल्टीप्लायर, याद आ रहा है। चलिए, और अल्फा जी हमेशा इस गामा से तो बड़ा होता था, ये बात भी क्लियर है। चलिए ओके, तो सिंपल कंडीशन मल्टीप्लायर अल्फा जी अज्यूम दैट द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड so an increase in autonomous spending such as investment leads to multiplied increase in income। याद करो जब तक आपने हिक्स नहीं पढ़ा था, हिक्स जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस था। और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस था, इट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट रेट का कोई फंक्शन ही नहीं है। तब तक तो चीजें सही थी। लेकिन जैसे ही आपने हिक्स को इंट्रोड्यूस किया, मतलब जैसे ही आप रियलिस्टिक थोड़ा एंटर किए हो, so however in more realistic setting with ISLM framework the interest rate is endogenous। तो इंटरेस्ट रेट भी एक फंक्शन बना किसका, इन्वेस्टमेंट का। when investment increases aggregate demand rises and income become to increase, sorry income begins to increase। तो ध्यान सुनिएगा, कहता है कि द इंटरेस्ट रेट इज एंडोजीनियस, कहता है व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड राइजेज एंड इनकम बिगिंस टू इंक्रीज। कहने का मतलब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, एक चीज ऐड कर लेना बीच में। अब क्या होगा कि जब आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा किसी भी वजह से, या मान लेते कोई इनकम के बढ़, चलो बीच में कुछ मत ऐड करना क्योंकि हमें, मेरे को यहाँ पे ऐड करवाने की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा लिखो। कहता है लेटर सपोज सिनेरियो लिया, कहता है मान लेते इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तभी तो आप चेंज इन आई कह रहे हो। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, जिससे कि इनकम आपका बढ़ गया, आपने ऐसा बोला। तो चेंज इन वाई आपका बढ़ गया कितने से, तो चेंज इन आई इंटू में अल्फा जी से। जब तक हिक्स नहीं आया था तब तक तो ये ठीक था। लेकिन अब हिक्स जब आ गया, जब इंटरेस्ट रेट भी एंडोजीनियस है, तो वो क्या कहता है, कहता है जैसे ही आपका इनकम बढ़ा, द हायर इनकम रेजेस द डिमांड फॉर मनी, जैसे ही इनकम आपका बढ़ा ये मनी के डिमांड को बढ़ा देगा। एंड गिवन फिक्स्ड मनी सप्लाई, लेकिन मनी सप्लाई तो फिक्स्ड है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इस टाइम पे मार्केट में एक्सेस डिमांड होगा, और अगर एक्सेस डिमांड है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। आगे, द राइज इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट आपस में इनवर्स रिलेशन करता है, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, पार्शियली ऑफसेटिंग द इनिशियल इंक्रीजेस इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसी को तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। इसी चीज को डायग्राम में देखो ड्रॉ करते हैं। कहता है लेटर सपोज पहले ये इनिशियल आईएस और एलएम था, इससे मेरे पास ये एक इक्विलिब्रियम था, क्लियर। चलिए क्लियर है। कहता है मान लेते इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एई का, एई बढ़ेगा, और एई बढ़ेगा तो आईएस शिफ्ट करेगा राइट बार। तो देखो ये आईएस शिफ्ट किया राइट बार, तो अब जो आईएस जैसे शिफ्ट करेगा राइट बार तो नया इनकम ये होना चाहिए। लेकिन जो नया इनकम ये हुआ, मतलब आईएस शिफ्ट किया राइट बार तो मेरे पास इनकम ये आया, वाई नॉट डैश। लेकिन जैसे इनकम बढ़ा, तो इनकम जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी को हिट करेगा। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी को हिट करेगा तो उससे क्या होगा, आपका एक्सेस डिमांड आएगा, और एक्सेस डिमांड आएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इनकम के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इट मीन्स व्हाट, एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप डायग्राम पे मूवमेंट लगेगी, तो आप मूवमेंट हो रहे, मतलब आपकी इनकम कम होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होता था, जब आपका इनकम बढ़ा ये जाके हिट किया मनी डिमांड को, मनी डिमांड को हिट करने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा तो ये जाके फिर हिट करेगा इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम कम होगा। तो आपको एक ऐसा डायरेक्शन में जाना है जहां पे कि इंटरेस्ट रेट बढ़े और इनकम कम हो। तो क्या आप कह सकते हो जब आप इस ऊपर जाओगे तो इनकम कम होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे तब तक जब तक कि आप अगेन इक्विलिब्रियम अटेन ना कर लो। तो आप इक्विलिब्रियम अटेन किए, आप y1 पे आ गए। तो कहता क्या है एग्जामिनर कि जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ था तो इनकम में चेंज इतने से आना चाहिए था, जो कि ये है चेंज इन वाई नॉट अल्फा जी इंटू में चेंज इन आई सिंपल मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका जो इनकम में चेंज आया वो बस इतने से ही आया है, चेंज इन वाई गामा वाला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो आपका जो इनकम में चेंज आया है ना वो थोड़ा कम आया है, इसी चीज को बोला था एक्सप्लेन करने के लिए, तो वही चीज आपने एक्सप्लेन किया है, क्लियर। अब इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया है,
In the above diagram, when the investment increases, IS curve shift rightward from IS1 से IS dash and income increases from Y0 से Y0 dash. This higher income rises the demand for money and it leads to an increase in interest rate from I0 से I0 dash and it reduces the investment and there is a movement along the IS curve जो कि IS dash वाला curve पे till the point A2 where new equilibrium exists. ठीक है, therefore total increase in income is less than alpha g into change in I because the rising interest rate crowd out some private spending. क्लियर है? चलिए, तो ये आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली सीधा ना बोल के कि गवर्नमेंट के वजह से काम हो रहा है, सीधा ना बोल के थोड़ा घुमा कर आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 9 मार्क्स में था। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 18 मार्क्स भी हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला मतलब ए पार्ट का पहला में 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए का 3 पार्ट है, 1 2 3, सारे थ्योरेटिकल है, 6 मार्क्स के, मतलब 2 2 मार्क्स के हैं। तो बेसिक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा डिफाइन दी मनी मल्टीप्लायर क्या होता है वो बताओ। फिर आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन इंडिया जीडीपी। जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो तो इन दोनों ए एंड बी में से किसको इंक्लूड करोगे और किसको इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला बोला इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या इंक्लूड होगा? सोचो, सोच के बताओ। क्या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट जीडीपी को कैलकुलेट, किसी भी फिस्कल ईयर के जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डेब्ट पे होता है वो पुराने वाले ब्याज पे होता है, मतलब कोई सॉरी पुराने वाले लोन पे होता है, तो लोन का आप ब्याज पे कर रहे हो। इससे कोई इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं हो रहा, कोई सर्विस जनरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? कहता है कमीशन चार्ज बाय द रियल एस्टेट एजेंट, क्या ये होगा इंक्लूड? यस होगा। जो कमीशन चार्ज हो रहा है रियल एस्टेट एजेंट से, तो एक तरीके से ये इनकम हुआ, रेंडर इनकम हुआ कुछ इस तरीके से। तो ये सर्विस प्रोडक्ट करा रहा है, फिजिकल ईयर में काम हो रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो ये इंक्लूड होगा। तो इसी चीज को आपको बताना था। और तीसरे पार्ट में पूछा व्हाट आर दी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। क्लियर है? देखते हैं। कहता था पहले तो बोला था मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। कहता था मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई टू द मॉनेटरी बेस। क्लियर है? मतलब टोटल मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस के रेशियो को मनी मल्टीप्लाई करते थे। अभी फॉर्मूला भी यूज किया था इससे पहले। इट्स सो हाउ मच मनी इज क्रिएशन इन द इकोनॉमी फॉर ईच यूनिट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड डिपेंड्स ऑन द रिजर्व रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो मैंने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख दिया, जहां पे सी और टीटा क्या है वो मैंने डाल दिया। तो 2 मार्क्स के लिए इतना एनफ है। क्लियर? चलिए, अब बोला गया था कि क्या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इंक्लूड होगा, तो मैंने बोला नहीं, इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द बैंक होल्डर को। 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट। सो ओके, सो बेसिकली आई होप अगेन आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा। सो हम लोग कहाँ पे थे? इसके नीचे पे। ठीक है, सो कहता है कि नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, गवर्नमेंट जो कि बैंक होल्डर को देगी। इट डज नॉट इन्वॉल्व करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जीडीपी के बाहर रहेगा। बी पार्ट में बोला कमीशन चार्ज बाय दी रेंटल एस्टेट। यस, ये इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, आपके पास एक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो ये इंक्लूड होगा। क्लियर है? चलिए, तीसरा पार्ट बोला था ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है वो थोड़ा बताओ। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आर द फिस्कल मैकेनिज्म दैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी विदाउट डिलिबरेट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब याद करो क्लासिकल थ्योरी, जहां पे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इकोनॉमी एडजस्ट हो जाती है, तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। दे एक्ट ऑटोमेटिकली टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए रिसेशन एंड स्लो इट डाउन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी बूम। तो ये था आपके पास नॉर्मल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको 6 नंबर देकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। अब अगेन न्यूमेरिकल आया 12 मार्क्स का। तो देखा जाए तो अभी तक में, इससे पहले हम लोगों ने 10 15 नंबर का न्यूमेरिकल किया होगा, 15 से 20 नंबर का, और फिर 15 12 का और आ गया, तो 20 12 32 32 मार्क्स का न्यूमेरिकल देख आप समझ लो। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या किया गया है। कहता है इन अ 3 सेक्टर मॉडल, कंजम्पशन दे रखा है, अब 3 सेक्टर मॉडल है। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट में आई दे दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट इज दी फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब हिक्स आ चुका है। टैक्स दे रखा है आपको, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसके बाद एल मतलब कि मनी डिमांड दे रखा है, और एम मतलब मनी सप्लाई दे रखा है। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ आई एस कर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल एम कर, फिर बोला इन दोनों को इक्वेट करके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल निकालो इनकम का, और जब इनकम आ जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो बताओ, कंजम्पशन क्या होगा वो बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो बताओ।
फिर आपको बोला कि अगर मान लेते हैं फाइंड द आईएएस की इक्वेशन, आप आईएएस का इक्वेशन निकालो कब, जब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को 500 से 800 कर दे। अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को चेंज करता है तो उससे आईएएस की इक्वेशन, मतलब इनकम में क्या चेंज आएगा उसके कॉरस्पॉन्ड में आईएएस की इक्वेशन लिखो। ठीक है। अच्छा, सिंस यहाँ पे ना आईएएस की इक्वेशन बोला गया लिखने के लिए, तो आप मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट ना लगा के आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। आल्सो फाइंड द न्यू आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आईएएस का इक्वेशन ना लिख के ऐसा बोलता कि बताओ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन दिस, तब जाके हम लोग मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट लगाते। बट यहाँ पे इक्वेशन वाला लिखने के लिए तो मतलब प्रॉपर पूरा सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिएगा, कहता फॉर आईएएस कर, मतलब आईएएस कर का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एग्रीगेट आउटपुट को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से इक्वेट करते हैं। वाई बराबर ए, ए क्या था सी आई जी, तो सी मेरे पास है, सी में 0.8 वाई था, तो वाई कौन सा था यहाँ पे, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, वाई में से टैक्स को माइनस कर देते हैं, ट्रांसफर को ऐड कर देते हैं, तब डिस्पोजेबल इनकम आता है। सिंस ट्रांसफर यहाँ पे है नहीं तो ट्रांसफर को जीरो अज्यूम करेंगे, ओनली ये टैक्स माइनस होगा। क्लियर है, तो यही मैंने टैक्स को माइनस किया सो डेट कि आप डिस्पोजेबल इनकम पे आ सको। और ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको सॉल्व किए तो वाई बराबर दिस, इस 0.2 को जब सॉल्व कर मतलब अच्छे से सिंप्लीफाई कर दोगे तो वाई बराबर दिस, ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ आईएएस, जो कि इंटरेस्ट रेट और इनकम के रिलेशनशिप को शो कर रहा है। क्लियर। कहता है इक्वेशन ऑफ एलएम कैसे होगा, तो मनी सप्लाई बराबर मनी डिमांड, मनी सप्लाई 1000 दे रखा था, मनी डिमांड आपको ये दे रखा था, इसको सॉल्व कर दोगे तो आई इन टर्म्स ऑफ वाई इक्वेशन ऑफ एलएम आ गया। अब कहता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालो, तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, मतलब कहने का मतलब आईएएस का इक्वेशन आपके पास ये था, इसमें आई की जगह पे आप एलएम की इक्वेशन को पुट कर दो, तो आईएएस बराबर एलएम आपने सॉल्व कर लिया। तो जैसे ही आपने पुट किया आई की जगह पे एलएम वाली इक्वेशन को, इनको सॉल्व करके आपके पास वाई स्टार आ गया। और वाई स्टार मतलब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। अब जैसे साइमल्टेनियस आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन में वाई के जगह पे वाई पुट कर दो, मतलब वाई आपके पास 6500 माइनस में 500, सो दैट ये डिस्पोजेबल इनकम निकल सके। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ डिस्पोज थ्री सेक्टर में डिस्पोजेबल इनकम होता है कंजम्पशन का फंक्शन, ना कि नॉर्मल इनकम। आपने पढ़ा होगा, टू सेक्टर में कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, बट थ्री सेक्टर में कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो आपके पास कंजम्पशन ये आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट आई वाला जो एलएम वाला इक्वेशन निकाला था, उसमें वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू पुट कर दो, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो इक्वेशन गिवन था, आई के जगह पे आई की वैल्यू पुट कर दो 6%, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर। कहता है न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 800 हो जाए, पहले 500 था, 500 से वो 800 हो जाए, तो आईएएस का नया वाला इक्वेशन बताओ। तो अगेन आईएएस का इक्वेशन क्या होगा, वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी, तो मैंने वही किया सी, ठीक है, आई और जी, जी के जगह पे आज 500 की जगह पे मैंने 800 डाल दिया, डेट्स इट। तो मेरे पास एक नया इक्वेशन आ गया। अब इस नए इक्वेशन को मैंने फिर एलएम से इक्वेट किया तो नया इनकम आ गया। अब इस नए इनकम से नया इंटरेस्ट रेट आ गया, नया कंजम्पशन आ गया, नया इन्वेस्टमेंट आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया है कि देखो इन्वेस्टमेंट ना पहले कितना था, पहले इन्वेस्टमेंट था 800, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को 500 से 800 किया, गवर्नमेंट ने जैसे ही अपना स्पेंडिंग बढ़ाया, तो बाद वाला इन्वेस्टमेंट 600 हुआ, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। क्यों हुआ है, दिस इज अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्लियर है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था, जो कि 12 मार्क्स में था, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से डुएबल था। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट में, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस योर पेपर। लास्ट के कुछ पार्ट्स देखते हैं क्या बोला गया। पहले पार्ट में बोला व्हाट इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, आप डायरेक्टली पूछ ले कि क्राउडिंग आउट क्या होता है, तो आप गवर्नमेंट को आप लिंक करके बता देना। और व्हेन डज इट अकर, ये कब होता है, इन द फेस ऑफ सब्सटेंशियल क्राउडिंग इफेक्ट। सब्सटेंशियल क्राउडिंग इफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाना, इसी को बोलते हैं सब्सटेंशियल क्राउडिंग इफेक्ट। कहता है ये सिनेरियो में कौन सा जो पॉलिसी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, फिस्कल पॉलिसी जो है या मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी की वजह से तो प्राइवेट जा रहा है, तो कौन सा होगा ज्यादा इम्पैक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा होगा इम्पैक्ट। उसी चीज को एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखो। कहता है क्या, the crowding out effect refers to the situation when an increase in government spending, expansionary fiscal policy, leads to rise in the rate of interest rate, which in turn reduces the private investment. As a result, the total increase in output is smaller than expected. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। सेम डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाया था ना, उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेम काम वही करेगा, बस थोड़ा इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है। सेम मैंने बात बताया कि क्या होगा यहाँ पे, गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज चेंज होगा,
यहाँ पे जो होगा ये चेंज इन आई नहीं होगा, चेंज इन जी होगा, चेंज इन जी होगा। क्लियर? और यहाँ पे भी चेंज इन आई की जगह पे चेंज इन जी होगा। तो एक चीज, क्योंकि मैंने जैसा बोला आपको कॉपी पेस्ट किया हुआ था, दैट्स मैंने इसको ठीक नहीं किया। तो आज आपका जो आईएस शिफ्ट किया गया राइट वर्ड, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बढ़ाने से किया गया। तो नया इनकम ये आया, बट इसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, तो फिर आप मूवमेंट कर रहे थे, अपवर्ड गए, और फिर जाके आपके पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इनकम ये आया। इट मीन्स कि जितना से इनकम बढ़ना चाहिए उतना से नहीं बढ़ा, क्योंकि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर बाहर चले गए। इसी को क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया। कहता है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग शिफ्ट द आईएस कर्व टू राइट फ्रॉम आईएस से आईएस डैश। दिस रेजेस इनकम वाई नोट से वाई नोट डैश एंड मनी डिमांड। ये मनी डिमांड को भी बढ़ा देगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो ट्रांजेक्शन डिमांड पर मनी बढ़ेगा, इससे मनी डिमांड भी बढ़ जाएगा। आप चाहो तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेक श्योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए पेपर में। आगे, विथ अ गिवन मनी सप्लाई द इंटरेस्ट रेट राइजेस। मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हेंस द पार्ट ऑफ फिजिकल एक्सपेंशन इज ऑफसेट वाई नॉट डैश से वाई वन, और दिस पार्शियल ऑफसेट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। क्लियर है? अब आगे क्या बोला गया? व्हेन क्राउडिंग आउट इज लार्ज, मतलब जब लार्ज कहने का मतलब ये सब्सटेंशियल इंपैक्ट जो अभी पढ़ा था, सब्सटेंशियल क्राउडिंग आउट, जब ये लार्ज होता है तो इस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी बिकम मोर इफेक्टिव बिकॉज इंक्रीजिंग मनी सप्लाई शिफ्ट एलएम कर्व राइट एंड रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। जब मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी तो एलएम कर्व राइट वार्ड शिफ्ट होगा, जिससे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा फॉल करेगा, फिर जाके थोड़ा और प्राइवेट इन्वेस्टर को वो इनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि आपकी आउटपुट बढ़ेगी। तो मॉनेटरी सप्लाई ज्यादा क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आई थिंक 5 नंबर में था, तो इतना एक्सप्लेन करना जायज है। अगर 9 नंबर में होता तो थोड़ा और भी इस चीज को एलेबरेट करते और अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए, आप सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 के ए का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम वही पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले बजट सरप्लस निकाले थे, एक्चुअल और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, उसी में एक डेफिनेशन टाइप पूछ दिया कि बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस क्या होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल बजट सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। द एक्चुअल बजट सरप्लस का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस है बीएस स्टार, वो कैसे होता है? तो वो आपको वाई के जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम वाई स्टार पुट करना होता है, तो वाई के जगह पे वाई स्टार आ जाएगा। एंड दैट्स इट। जहाँ पे टी लमसम टैक्सेस है, स्मॉल टी टैक्स रेट है, वाई स्टार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टी आर ट्रांसफर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इतना करोगे 3-4 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बी का पहला पार्ट करते हैं। अगेन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया, ओके, क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई? जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? फिर बोला गया कि आप जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करो अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन है तो। देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से डिफरेंस लिखा है, आप इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, थोड़ा बढ़ाकर भी लिख सकते हो, बट बढ़ा के लिखने की कोई जरूरत है नहीं। 6 नंबर में पूछा गया है तो आई थिंक इतना काफी है, बट आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम होगा तो ज्यादा भी लिख सकते हो। मैंने बोला है देखो, जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में अगर मैं गुड्स के करस्पॉन्ड में देखूं डिफरेंस, तो ये क्या करता है? ये डोमेस्टिकली जितने भी गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको इंक्लूड करता है। लेकिन सीपीआई वो एक पर्टिकुलर बास्केट को कंसिडर करता है जो कि किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है। इंपोर्ट्स में देखा जाए तो जीडीपी क्या करता है? इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड करता है, ये लेके नहीं चलता। लेकिन ये प्राइस इंडेक्स क्या करता है? वो इंक्लूड करता है इंपोर्ट्स को भी, क्योंकि अगर मैं बाहर के सामान, मतलब मैं इंपोर्ट करके भी कोई सामान कंज्यूम करता हूं, तो वो भी मेरे बास्केट का पार्ट होगा और उसको भी मैं सीपीआई के अंदर लेके आऊंगा। और पर्पस देखा जाए तो ये एक तरीके से प्राइस लेवल ओवरऑल इकोनॉमिक को लेके चलता है, और ये एक तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करता है, इन्फ्लेशन वगैरह में कितना ध्यान देना, इस चीज को ध्यान में लेके चलता है, मतलब इस चीज के बारे में मेरे को सजेस्ट करता है। ये एक तरीके से मेन डिफरेंस है। कहता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू में 100। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल गिवन था, रियल गिवन था, इंटू में 100 किया तो मेरे पास ये आ गया 178.26। आने का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट आया है ना, मतलब पिछले साल से इस साल, वो 78.26 का इंक्रीमेंट आया है। तो बाकी इंटरप्रिटेशन पूछेगा तो लिख देना, अदरवाइज ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर है। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी का सेकंड पार्ट है, 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है, और ओवरऑल देखा जाए तो
35 से 40 नंबर का न्यूमेरिकल है या 35 नंबर का न्यूमेरिकल है और 65 का थ्योरी है यहाँ पे। देखते हैं, कहता सपोज डेट अ पर्सन ईयरली इनकम इज दिस, किसी पर्सन का इनकम इतना है और उसका मनी डिमांड का फंक्शन ये गिवन है। तो मनी डिमांड मतलब ट्रांजेक्शन डिमांड और स्पेकुलेशन डिमांड, इन दोनों को मिलाकर मनी डिमांड बना गया। तो एक पर्सन का इनकम इतना है और मनी डिमांड ये है। आपको बोला गया कैलकुलेट करो पर्सन का मनी डिमांड जब इंटरेस्ट रेट 5% और 7% हो, और इंटरेस्ट रेट 5% होगा तो कितना मनी डिमांड करेगा, 7% होगा तो कितना करेगा, वो आप कैलकुलेट करो। सो उसका इनकम इतना था, मनी डिमांड का इक्वेशन ये दे रखा है। जब इंटरेस्ट रेट 5% होगा मतलब 0.05 पुट कर देंगे आई के जगह पे, तो मनी डिमांड वो 300 करेगा। और जब इंटरेस्ट रेट 7% होगा तो मनी की डिमांड वो 280 करेगा। तो ये तो आपने निकाल लिया। आगे बोला सो डायग्रामेटिकली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन द मनी डिमांड कर, इनकम के चेंज होने की वजह से मनी डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा वो बताओ। याद करो क्या होता था, मनी डिमांड आपका शिफ्ट करता था इधर राइट वर्ड या तो लेफ्ट वर्ड, इनकम बढ़ेगा तो राइट वर्ड नहीं तो लेफ्ट वर्ड। शिफ्ट इन एलएम कर्व याद आ रहा है, सॉरी शिफ्ट इन मनी डिमांड कर्व, नॉट एलएम, मनी डिमांड कर्व। और डायग्रामेटिकली भी आपको बोला गया तो वो बताना है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे रखा क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, समझ में आ गया। डाउनवर्ड स्लोपिंग मनी डिमांड कर्व बनाया। जब इनकम लेवल मेरा एक गिवन इंटरेस्ट रेट पे, जब इनकम लेवल मेरा y1 था तो मनी डिमांड कर्व ये था। जैसे ही इनकम y1 से y2 पे हुआ तो मेरा मनी डिमांड शिफ्ट होके राइट वर्ड आ गया जहां पे y2 आ गया। बस यही डायग्राम ड्रॉ करना है, इसी के बारे में लिखना है। व्हेन इनकम इंक्रीजेज y1 से y2 द मनी डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड एट द same level of interest rate. There is a direct relationship between money demand and income. As income increases, the demand for money increases. क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए ज्यादा मनी चाहिए, बिकॉज पीपुल नीड टू मोर मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। क्लियर है? आगे देखिए, कंप्लीट। आपका 2025 का जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही मतलब एवरेज पेपर था, ना ही ज्यादा इजी ना ही ज्यादा टफ। अब आपको अगर अच्छे से कंसेप्ट आता है तो आप आराम से 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा हर एक क्वेश्चन के अंदर में 3 3 4 4 पार्ट थे। तो अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 18 पंचे 90 90 मार्क्स लाने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन से डील करना है। तो 20 क्वेश्चन से 3 घंटे में डील करना, ये कैसे होगा क्या होगा, ये टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको फोकस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ 2025 का पेपर। अगर आपको सॉल्यूशन में किसी भी तरीके कोई भी मिस्टेक दिखता है, कहीं पे आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया या गलत कर दिया है, चाहे कैलकुलेशन में या चाहे कंसेप्ट में, तो आप मेरे को इस नंबर पे क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि मैं भी इंसान हूं तो मेरे से भी गलती हो सकती है। तो अगर कहीं पे आपको दिक्कत दिखती है या फिर कोई और बेटर ऑप्शन दिखता है तो आप मेरे को इसमें टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी मतलब फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर करो, सो डैट कि उनको भी क्या हो सके, हेल्प मिल सके एग्जाम में। और अच्छे तरीके से पेपर के लिए प्रिपेयर करो। और जो पेपर लास्ट टाइम है पेपर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जितना आप पढ़ पाओगे, जितना आप चीजों को अच्छे तरीके से चैनलाइज करोगे, जितना आप टाइम को चैनलाइज करोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। क्लियर? सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।